नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुयश राजपूत और आप सभी का स्वागत है उड़ान आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उड़ान आईएएस एकेडमी के द्वारा मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के विश्लेषण की सीरीज चलाई जा रही है। उसी क्रम में मैं आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के आया हूं। तो उस वीडियो तक जाने से पहले हम संस्थान की कुछ आगामी योजनाओं पर चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद हम मेन कंटेंट में आएंगे और एनालिसिस सीरीज की अगले वीडियो को देखेंगे कि भाई कैसे उत्तर लिखा जाना चाहिए था, कैसा उत्तर लिखा गया है और किस आधार पे अंक की प्राप्ति हुई है। तो आइए देखते हैं भाई क्या है योजना उड़ान की। तो उड़ान की आगामी योजनाओं में जैसा कि आप सभी को पता है कि पटवारी की वैकेंसी आई हुई है। तो उस पटवारी के लिए हम एक स्पेशल बैच लॉन्च कर रहे हैं जिसमें ऑनलाइन मोड में लाइव क्लासेस संचालित की जाएगी, जिसका शुभारंभ 7 मार्च से होगा। इसकी अवधि 30 दिन होगी और बहुत ही न्यूनतम शुल्क पे यह सीरीज चालू की जा रही है या यह कक्षा चालू की जा रही है। इस कक्षा की अधिक जानकारी के लिए आप हमारा एक वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है। तो बढ़ते हैं भाई आगे और देखते हैं इस वीडियो में हमें किस बात पर चर्चा करनी है। तो जैसा आप सभी को ज्ञात है कि प्रश्न पत्र क्रमांक 6 जो कि है जीएस का पेपर नंबर 4, इस जीएस के पेपर नंबर 4 में पार्ट 3 जो है वह है छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य। यह जो छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य है यह टोटल 75 अंकों का पोर्शन है। कितने अंकों का पोर्शन है? तो 75 अंकों का पोर्शन है, जिसमें हम अधिक से अधिक नंबर प्राप्त करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ विषय में लिखने के लिए हमारे पास जानकारियां बहुत ज्यादा होती हैं। बस क्या करना है, प्रश्न पढ़ना है और प्रश्नानुसार हमें उत्तर देना है। तो आइए प्रारंभ करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के सामाजिक परिदृश्य में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे और उसके उत्तर क्या लिखे गए हैं और किस आधार पर उन्हें अंक की प्राप्ति हुई है। पेपर नंबर 6 पार्ट 3 छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य। सबसे पहला सेक्शन है 2 नंबर के प्रश्नों का, जिसमें हम देख रहे हैं अनुसूचित जनजाति की परिभाषा लिखिए। यह प्रश्न पूछा गया है। तो पहला प्रश्न क्या है? अनुसूचित जनजाति की परिभाषा लिखिए। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि जनजाति और अनुसूचित जनजाति में क्या फर्क है। तो यदि हम जनजाति की बात करें तो यह एक सामाजिक अवधारणा है। कैसी अवधारणा है? तो सामाजिक अवधारणा। जबकि अनुसूचित जनजाति कैसी अवधारणा है? तो संवैधानिक अवधारणा। एक ऐसा समुदाय जो पृथक भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता हो, जिसकी पृथक भाषा हो, बोली हो, जिसकी संस्कृति सामान्य संस्कृति से भिन्न हो। तो ऐसा समुदाय जो पृथक भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है, जिनकी पृथक भाषा है, पृथक बोली है तथा पृथक व्यवहार करते हैं, पृथक संस्कृति का व्यवहार करते हैं, ऐसी जनजाति को हम क्या बोलते हैं? जनजाति कहते हैं। अब यदि इस जनजाति को संवैधानिक रूप से हमने क्या दे दिया? सबल कर दिया, संवैधानिक तौर पे उसके बारे में प्रावधान कर दिया, तो वह क्या बन जाती है? अनुसूचित जनजाति। तो ऐसी जनजातियां जो संविधान में अधिसूचित हुई है उसे हम या अनुसूचित हुई है उन्हें हम क्या कह रहे हैं? अनुसूचित जनजातियां। तो अनुच्छेद 342 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो किसी जनजाति को क्या घोषित कर सके? अनुसूचित जनजाति घोषित कर सके। तो यहां पर देखते हैं क्या लिखा गया है प्रश्न में। तो इन्होंने लिखा कि वे जनजातियां जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत अधिसूचित किए गए उन्हें ही अनुसूचित जनजाति कहते हैं। तो हमने वही चर्चा की कि अनुच्छेद 342 के तहत राष्ट्रपति किसी जनजाति को क्या घोषित कर सकता है? अनुसूचित जनजाति घोषित कर सकता है। तो पहली चीज तो इन्होंने ये लिखा। इसके बाद उन्होंने लिखा छत्तीसगढ़ की 42 जनजातियां अनुसूचित जनजाति के रूप में इस अनुच्छेद के अंतर्गत अधिसूचित किए गए। तो इन्होंने बहुत सही उत्तर लिखा है जिसमें इन्हें 1 अंक की प्राप्ति हुई। तो यदि हम इसके साथ साथ ये वाली परिभाषा भी लिख दें कि ऐसा जनजाति समूह जो पृथक भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है, पृथक बोली भाषा का प्रयोग करता है तथा पृथक व्यवहार, सांस्कृतिक व्यवहार, धार्मिक व्यवहार, आर्थिक व्यवहार पृथक तौर पे करता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? अनुसूचित जनजाति कहते हैं। तो इस तरीके से हमें इस प्रश्न में और बेहतर अंक मिल सकते थे यदि हम ये वाली परिभाषा को भी 2 लाइन में शामिल कर देते। 42 जनजातियां बताने की जगह हम ये परिभाषा को अगर डालते तो हो सकता है कि हमें बेहतर अंक मिलता। तो इस आधार पर यह प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से लिखा तो गया है, लेकिन अंक मिले हैं केवल 1। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की दिशा में। अगला प्रश्न यह है छत्तीसगढ़ में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजातियों के नाम लिखिए। तो हमें क्या बताना है? पीवीटीजी
लिविंग इन छत्तीसगढ़, उसका नेम बताना है। तो सीधा सीधा प्रश्न है, क्या बताना है? नाम बताना है। तो यहां पे हमको पता है कि छत्तीसगढ़ में टोटल कुल मिलाकर के 7 विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं, जिसमें से 5 केंद्र सरकार द्वारा घोषित हैं और 2 राज्य सरकार के द्वारा घोषित है। जिसमें से पहली है कौन? तो बैगा। बैगा के बाद कौन है? तो अबूझमाड़िया। अबूझमाड़िया के बाद कौन है? तो कमार है। कमार के बाद कौन है? तो पहाड़ी कोरवा। और पहाड़ी कोरवा के बाद कौन है? तो बिरहोर। ये पांचों के पांचों केंद्र सरकार के द्वारा घोषित है। इसके अलावा पंडो तथा भुंजिया जनजाति की घोषणा राज्य सरकार ने की है। तो हमें क्या लिखना था? 7 नामों को लिखना था और छोटा सा नक्शा बना करके दर्शा सके, क्योंकि हमारे पास कंटेंट कुछ है नहीं, तो नक्शा बना करके यदि दर्शा दे तो बेहतर होगा। नहीं भी बनाएंगे तो भी नंबर मिले हैं। दूसरे उत्तर पुस्तिका में हमने देखा कि केवल और केवल नाम लिखने पर भी 1.5 अंकों की प्राप्ति हुई है। तो इस आधार पर विशेष पिछड़ी जनजातियों के नाम लिखने थे, जो कि आप सभी को बहुत ही बेहतर तरीके से पता है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न जिसमें पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ की किस लोक कलाकार को पद्मश्री, पद्म भूषण एवं पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो आप सभी जानते ही हैं कि श्रीमती तीजनबाई जी, जो कि पंडवानी की एक विश्व प्रसिद्ध गायिका है, उन्हें क्या मिला है? तीनों के तीनों सम्मान प्राप्त हुए हैं। उनके अलावा और किसी भी व्यक्ति को यह सम्मान एक साथ प्राप्त नहीं हुए। तो यहां पे इन्होंने क्या लिखा है, देखते हैं। छत्तीसगढ़ की विश्व प्रसिद्ध पंडवानी गायिका श्रीमती तीजनबाई को पद्मश्री 1983, पद्म भूषण 2003 और पद्म विभूषण 2020 से सम्मानित किया गया है। तो इस आधार पे इन्हें कितने अंक की प्राप्ति हुई? 1.5 अंकों की प्राप्ति हुई है। तो इन्होंने सन भी बता दिया कि कौन कौन से सन को यहां पर इन्हें प्राप्त हुआ है। तो उस आधार पे इन्हें कितने अंकों की प्राप्ति हुई है? 1.5 अंक की प्राप्ति हुई है। इससे ज्यादा बेहतर और कुछ किया नहीं जा सकता है। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की दिशा में। सिहावा का क्या महत्व है? जैसा कि लास्ट 2 वीडियोस में, चाहे वो छत्तीसगढ़ के इतिहास का वीडियो हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ के भूगोल का वीडियो हो, हम देखते आ रहे हैं और उस पर चर्चा भी की है कि लगातार 2 नंबर के प्रश्नों में महत्व पर चर्चा की जा रही है। आप सभी से क्या पूछा जा रहा है? महत्व पूछा जा रहा है। उस क्षेत्र के बारे में बताओ नहीं पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है? उस क्षेत्र के महत्व को बताइए। तो आइए देखते हैं सिहावा क्षेत्र का महत्व क्या है। तो सिहावा क्षेत्र का सबसे पहला भाई भौगोलिक महत्व है। कैसा महत्व? भौगोलिक महत्व। तो आप सभी जानते हैं कि सिहावा पर्वत, जिसे हम सुक्तिमती पर्वत के नाम से जानते हैं, यहां से छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी रेखा महानदी का उद्गम हुआ है। तो यह इसकी महत्ता है कि भाई यहां से छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा, जो पूरे छत्तीसगढ़ को जल प्रदान कर रही है, उसका उद्गम कहां से हो रहा है? तो सिहावा नगरी से या सिहावा पर्वत से हो रहा है। दूसरी विशेषता जो है वह है ऐतिहासिक विशेषता, जिसे हम रामायण काल से जोड़ते हुए देख सकते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि सप्त ऋषियों का आश्रम, किसका आश्रम? सप्त ऋषि का आश्रम यहां पे स्थित है, जिसमें से सबसे प्रमुख है श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि की पत्नी शांता बाई, जो कि भगवान राम की बहन थी, उनका भी गुफा यहां पर स्थित है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि इसका ऐतिहासिक रामायणकालीन महत्व भी है। तो कैसा महत्व है? यहां पे सप्त ऋषियों का आश्रम है तथा श्रृंगी ऋषि, जिनकी पत्नी शांता, जो कि किनकी बहन थी? तो श्री राम जी की बहन थी, उनकी गुफा भी यहां पर स्थित है। तो दूसरा महत्व यह हो गया। तीसरा, सांस्कृतिक महत्व। अगर मैं सांस्कृतिक महत्व की बात की जाऊं या धार्मिक महत्व की बात करूं, तो यहां पर एक मंदिर है जिसे आप कर्णेश्वर महादेव के मंदिर के नाम से जानते हैं। इस कर्णेश्वर महादेव के मंदिर में मेले का भी आयोजन निरंतर किया जाता है। तो संस्कृति को दर्शाता हुआ मेला और धार्मिक तौर पे यहां पे एक मंदिर, जिसे हम कर्णेश्वर महादेव के मंदिर के नाम से जानते हैं। चौथा तथ्य हम जो यहां पर लिख सकते हैं, यदि जगह बचता है तो भौगोलिक हो गया, ऐतिहासिक हो गया, सांस्कृतिक हो गया। राष्ट्रीय आंदोलन में महत्व। तो यदि हम राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें तो छत्तीसगढ़ का सबसे पहला जंगल सत्याग्रह 1922 में हुआ था, जिसे हम सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। तो सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह की शुरुआत या जंगल सत्याग्रह की शुरुआत सबसे पहले बार कहां से हुई थी? तो सिहावा से हुई थी। तो यहां पे सीधा सीधा पूछा सिहावा का महत्व। तो पहले हमने बताया भौगोलिक महत्व, सिहावा पर्वत महानदी का उद्गम स्थल। फिर ऐतिहासिक रामायणकालीन महत्व में बताया कि सप्तऋषियों का आश्रम, श्रृंगी ऋषि की पत्नी शांता का गुफा, जो कि किसकी बहन है? तो भगवान राम की बहन है। सांस्कृतिक महत्व और धार्मिक महत्व में हमने बताया कि कर्णेश्वर महादेव का मंदिर है, जहां पे कर्णेश्वर मेले का आयोजन निरंतर होता है। और राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित हमने बताया कि 1922 में सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह, जो कि प्रदेश की पहली जंगल सत्याग्रह थी, उसकी शुरुआत हुई। आइए देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है और इन्हें कितने अंकों की प्राप्ति हुई है। 2 अंकों। तो इन्होंने लिखा छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में स्थित सिहावा पर्वत पहला महानदी का उद्गम स्थल है। दूसरा, यहां पर सप्तऋषि आश्रम है। हाल ही में राम वनगमन पथ के विकास हेतु प्रथम चरण में
चयनित स्थल में सिहावा भी शामिल। तो यहां पे इन्होंने दो तथ्य ही मुख्य तौर पे दिया है जो कि उसकी महत्ता दर्शा रहा है। बाकी दो तथ्य और लिखने पर आधे से 1 नंबर की वृद्धि यहां पर हो सकती थी। तो बढ़ते हैं भाई अगले प्रश्न की दिशा में, और अगला प्रश्न देखते हैं, गिरौदपुरी का ऐतिहासिक महत्व क्या है। फिर से वही महत्व ही पूछा। फिर से हमने अभी कुछ देर पहले हमने चर्चा की कि लगातार 2 पेपर और ये तीसरा पेपर क्या पूछ रहा है, 2 नंबर में महत्व ही पूछ रहा है। अब यहां पे उसने उस महत्व को और स्पेसिफिक कर दिया कि हमें क्या बताना है, ऐतिहासिक महत्व के बारे में बताना है। तो किसका ऐतिहासिक महत्व बताना है, तो गिरौदपुरी का ऐतिहासिक महत्व बताना है। तो आप सभी को ज्ञात है कि सतनाम पंथ के प्रवर्तक गुरु घासीदास जी की जन्मस्थली है गिरौदपुरी, जहां पर उनकी सारी की सारी चीजों को याद रखने के उद्देश्य से क्या किया गया है, एक जैत खाम का निर्माण किया गया है जो कि 77 मीटर ऊंचा है। इसके अतिरिक्त यहां पर तपोभूमि है जहां पर गुरु घासीदास जी के द्वारा तपस्या की गई थी औरा धौरा वृक्ष के नीचे। तो यही जानकारी हमें यहां पर लिखनी है। हम यहां पर कैसे लिखेंगे कि जोक नदी के तट पर स्थित गिरौदपुरी सतनाम पंथ के प्रवर्तक गुरु घासीदास जी की जन्मस्थली है तथा उनके द्वारा यहां पर तप किया गया था, जिस कारण इसे तपोभूमि के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां पर लिखेंगे कि औरा धौरा वृक्ष के नीचे यहां पर उनके द्वारा तप किया गया था, जिसे तपोभूमि के नाम से भी जाना जाता है, तथा जहां पर मेले का आयोजन भी होता है। तो इस प्रकार से हम ऐतिहासिक महत्व बता सकते हैं। तो इस प्रश्न में इन्होंने क्या लिखा कि छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में स्थित गिरौदपुरी सतनाम पंथ के संस्थापक बनवाया गया। तो इन्हें 1 अंक की प्राप्ति हुई है। तपोभूमि के बारे में और लिखेंगे तो हमें आधा नंबर या 1 नंबर और मिल सकता है। तो ये उत्तर बहुत बेहतर तरीके से लिखा गया, एक तथ्य और यहां पे आ जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में छेरछेरा त्योहार के महत्व पर प्रकाश डालिए। फिर से क्या पूछा, महत्व। तो इस महत्व की महत्ता पे हम बहुत चर्चा कर चुके हैं, तो आइए उत्तर पे ही चर्चा करते हैं। सबसे पहले छेरछेरा त्योहार होता क्या है। तो छेरछेरा त्योहार पौष पूर्णिमा के दिन मनाया जाने वाला कृषि संस्कृति पर आधारित एक पर्व है जो कि किससे प्रभावित है, तो उड़ीसा से प्रभावित है। किससे प्रभावित है, तो उड़ीसा से प्रभावित। यहां पे मुख्य तौर पे क्या किया जाता है, बालक और बालिकाओं के समूह द्वारा घर घर जाकर के धान की मांग की जाती है कि भाई हमें क्या दे दीजिए, हमारे हिस्से का धान दे दीजिए। तो इसके लिए वो एक गीत का भी प्रयोग करते हैं कि छेर छेरा छेड़ छेरा माई कोठी के दान ला हेर हेरा। तो इस प्रकार से जाकर के वो किसकी मांग करते हैं, अपने हिस्से के धान की मांग करते हैं, जो किसका उदाहरण है, तो सहजीविता का उदाहरण है कि भाई समान तौर पे भाई आप जी रहे हो, आपके पास धन है, आपके पास अन्न है, मेरे पास नहीं है, तो आप मुझे भी दीजिए, और सहजीविता अर्थात आप भी जिए और मैं भी जियो, इस प्रकार की बात उद्देश्य यहां पर देखी जाती है। इसके अतिरिक्त दानशीलता का भी यह पर्व है। न केवल व्यक्ति ग्रहण करने जा रहा है अपितु व्यक्ति दे भी तो रहा है ना। तो यह सहजीविता और दानशीलता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण। इसमें जो बालक मांगने जाता है उसे कहा जाता है नकटा, और जो बालिका मांगने जाती है उसे कहा जाता है नकटी। तो आइए देखते हैं इन्होंने लिखा क्या है, फिर हम चर्चा करेंगे कि और क्या बेहतर हो सकता है। तो इन्होंने लिखा, छत्तीसगढ़ में पौष माह की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला छेरछेरा पर्व दान का त्योहार है। बहुत सही। इस त्योहार के मूल में सहजीविता, वेरी गुड, का भाव निहित है। इस दिन छोटे बच्चे थैला लेकर प्रत्येक घर में धान की मांग करते हैं। छेरछेरा माई कोठी के धान ला हेर हेरा। तो 1 अंक की प्राप्ति इन्हें यहां पर हुई। तो इसका महत्व क्या है, तो महत्व तो पहला से कृषि संस्कृति पर आधारित एक पर्व है, तो ये पॉइंट अपना आना चाहिए था जो मिस है। ठीक। दूसरा, उड़ीसा से प्रभावित है, तो दूसरी संस्कृति का समावेश हम अपनी संस्कृति में करते हैं। हम इतने खुले दिल की है, छत्तीसगढ़ वासी इतने खुले दिल के हैं, इस बात की जानकारी भी इस पर्व से मिलती है। तीसरा, सहजीविता और दानशीलता का उदाहरण, कोई व्यक्ति दान दे रहा है, कोई व्यक्ति दान ले रहा है, तो भाई हम भी जिए आप भी जिए, और हम दान दे करके अपने मन को संतुष्टि प्राप्त कर सके, इस प्रकार की चीज यहां पर इसके हृदय स्थल पर स्थित है। तो चलिए इस प्रश्न को देख करके हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की दिशा में। अगला प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्थापित शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान एवं गुंडाधुर सम्मान किस कार्य क्षेत्र के लिए प्रदान किया जाता है। तो एक प्रश्न पूछा गया है, 2 पुरस्कारों के नाम दिए गए हैं और उसके कार्य क्षेत्र के बारे में केवल और केवल पूछा गया है कि किस कार्य क्षेत्र में दिया जाता है। तो इन्होंने क्या लिखा, शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान आदिवासी एवं अनुसूचित जनजातियों की विशेष सेवा हेतु दिया जाता है, जो कि एकदम सही है। इन्होंने और क्या लिखा, तो 2020 के प्राप्तकर्ताओं के नाम लिख दिए। वैसा ही इन्होंने गुंडाधुर सम्मान के बारे में बताया कि खेल के क्षेत्र में
उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर राज्य का नाम रोशन करने हेतु क्या दिया जाता है, ये सम्मान दिया जाता है, और 2020 के प्राप्तकर्ता के बारे में लिख दिया। तो एक बहुत अच्छा उत्तर है जिसमें इन्हें 1.5 अंक की प्राप्ति हुई। तो तथ्यात्मक प्रश्न है, सीधा सीधा पूछा है, सीधा सीधा बताना है, कोई लाग लपेट नहीं करना है यहाँ पे। अगला प्रश्न है, जशपुर का तपकरा गांव किस कारण से प्रसिद्ध है? तो जैसा आप सभी को ज्ञात है कि छत्तीसगढ़ के नागलोक के नाम से प्रसिद्ध तपकरा छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, जहां पर सांप की अनेकों प्रजातियां पाई जाती, जिस कारण इसे छत्तीसगढ़ का नागलोक कहते हैं। तथा यहां पर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा एक स्नेक पार्क भी प्रस्तावित किया गया, आगे चल करके स्नेक पार्क निर्माणाधीन अवस्था में आएगा। तो बढ़ते हैं भाई आगे, क्या लिखा इन्होंने देखते हैं। इन्होंने लिखा, जशपुर जिले में स्थित तपकरा ग्राम सर्पों हेतु प्रसिद्ध है, इसे छत्तीसगढ़ का नागलोक कहा जाता है। हाल ही में यहां देश का दूसरा सर्प विष संग्रहण केंद्र खोलने का प्रस्ताव रखा गया है, हैदराबाद में स्थित है। तो इन्होंने लिखा है, कितने अंक प्राप्त हुए, 1.5। यहां पे स्नेक पार्क जो कि राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है उसको इन्होंने नहीं बताया, तो वहां पे इनके लगभग आधे नंबर और जुड़ सकते थे। तो बढ़ते हैं भाई अगले प्रश्न की दिशा में। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न ये है कि पंथी नृत्य की विशेषताएं लिखिए। अब क्या पूछा, एक नया टर्म लेकर के आया, विशेषता, कि किसकी विशेषता बताना है, तो पंथी नृत्य की विशेषताएं बताना। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि पंथी नृत्य सतनाम पंथ के प्रवर्तक गुरु घासीदास जी के जीवन चरित्र पर आधारित एक गीत और नृत्य है। उनके जीवन चरित्र पर आधारित गीत पर नृत्य किया जाता है, उसे ही हम पंथी नृत्य कहते हैं। यह एक शौर्य नृत्य है जहां पे लोग अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हैं। इस नृत्य का जो प्रमुख वाद्य यंत्र है वो मांदरी है और झांझ है। तो जैसे जैसे मांदर की थाप बढ़ती जाती है, इस नृत्य की गति भी बढ़ती जाती है। शुरुआत में यह नृत्य अत्यंत धीमा रहता है, फिर धीरे 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 अत्यंत द्रुत गति से बढ़ता जाता है, और अंततः इस नृत्य में पिरामिड की स्थापना की जाती है, अर्थात पिरामिड की संरचना लोगों के द्वारा एक दूसरे के ऊपर चढ़ करके बनाई जाती है। और यह नृत्य जो है वह जैत खाम के इर्द गिर्द घूम करके सतनाम का संदेश देने के लिए किया जाता है। तो यही सारी की सारी विशेषताएं हैं, जिसमें पहला पॉइंट अपने को क्या लिखना था, पहला तथ्य यह लिखना था कि गुरु घासीदास जी के जीवन पर आधारित, जीवन चरित्र पर आधारित एक नृत्य है, यह इसकी विशेषता हुई। मांदर और झांझ इसके प्रमुख वाद्य यंत्र है। यह शौर्य नृत्य की तरह जाना जाता है। यह अत्यंत धीमी गति से चलने वाला नृत्य है, जो कि समय के साथ मांदर की थाप के साथ क्या होता है, गति द्रुत होती जाती है, अर्थात गति बढ़ती जाती है। यह पॉइंट लिखना है। इसके अतिरिक्त और क्या बताना है, तो पिरामिड की संरचना का निर्माण करते हैं, यह बताना है। और क्या बता सकते हैं, तो अगर जगह बच रहा है तो हम राधेश्याम बारले जी और देवदास बंजारे जी का नाम भी यहां पर बता सकते हैं कि वो पंथी नृत्य के प्रमुख नर्तक हैं। आइए देखते हैं इन्होंने क्या लिखा। इन्होंने लिखा, पंथी नृत्य सतनामी समुदाय में प्रचलित है। बहुत सही। इसे शौर्य का नृत्य कहा जाता है, यह भी सही है। मुख्य वाद्य यंत्र के रूप में मांदर और झांझ का प्रयोग होता है, सही है। प्रारंभ में यह नृत्य धीमे होता है और समय के साथ मांदर के थाप के साथ यह तीव्र होता जाता है। इसमें नर्तक पिरामिड का निर्माण करते हैं। प्रमुख पंथी नर्तक दुलार सिंह मंदराज। तो यहां पे इन्हें 2 अंक की प्राप्ति हुई। यहां पे कुछ तथ्य इनसे छूट गए हैं, जीवन चरित्र वाला तथ्य छूट गया है, और क्या छूट गया है इनसे, तो जैत खाम के इर्द गिर्द ये नृत्य किया जाता है, ये भी छूट गया। तो 2 अंक वहां पे, मतलब 1 अंक कम से कम तो बढ़ सकते थे यदि 2 तथ्यों को लिख देते इस तथ्य के स्थान पर, और ये इतना जगह बचा है उसे भी उपयोग कर सकते थे हम, तो उसके आधार पे कुछ अंक और मिल सकते थे। खैर, बहुत अच्छा उत्तर है, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इन्होंने कुछ कम लिखा है। इन्होंने सारी की सारी चीजें लिखी है जो वहां पे पॉसिबल थी, क्योंकि उस प्रेशर में सारी की सारी चीजें याद आ पाना मुश्किल होता है। क्योंकि आज मैं जो चर्चा कर रहा हूं तो मैं एक शांत दिमाग से चर्चा कर रहा हूं, लेकिन उस जगह पर सारी चीजें थोड़ी सी बिखरी हुई रहती है, तो उन्हें समेटना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की दिशा में, जिसमें पूछा गया है पंडित सुंदरलाल शर्मा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मतलब आपको क्या लिखना है, एक नोट लिखना है किसके बारे में, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के बारे में। तो हम कैसे शुरुआत कर सकते हैं इसे ऐसे शुरुआत किया जा सकता है कि छत्तीसगढ़ के गांधी पंडित सुंदरलाल शर्मा, जो कि छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध समाज सुधारक, साहित्यकार व स्वतंत्रता सेनानी है, उनका जन्म राजिम के चमसूर गांव में हुआ है। यह बचपन से ही राजनीति की ओर उन्मुख हो गए और 1907 के सूरत अधिवेशन में इन्होंने तिलक के दल के रूप में भाग लिया था। इसके अतिरिक्त इनके द्वारा छत्तीसगढ़ में अनेक आंदोलनों की नींव रखी गई, जिसमें से आप देख पा रहे हैं कि कंडेल नहर सत्याग्रह में इनका विशिष्ट योगदान है, असहयोग आंदोलन में भी इनका विशिष्ट योगदान है, सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह में भी इनका विशिष्ट योगदान है, अछूतोद्धार कार्यक्रम में भी इनका बहुत ज्यादा योगदान है,
और जनेऊ धारण करवाना और मंदिर प्रवेश आंदोलन में भी इन्होंने अपनी महती भूमिका निभाई है, इस बारे में लिखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त क्या लिखा जा सकता है कि इन्होंने छत्तीसगढ़ी दान लीला तथा अन्य साहित्यों के माध्यम से छत्तीसगढ़ी भाषा के पैरों में पुष्प समर्पित किया है। तो इस सारी चीजों को यदि हम लिख दें इसी क्रम में तो हमें एक बेहतर अंक प्राप्त होने की संभावना बनती है। इन्होंने अब लिखा क्या है देखते हैं। तो इन्होंने लिखा पंडित सुंदरलाल शर्मा का जन्म ब्रिटिश छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के राजिम के चमसूर नामक ग्राम में हुआ है। इन्होंने अल्पायु में ही कांग्रेस की सदस्यता लेकर स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वदेशी आंदोलन, कंडेल सत्याग्रह, रुद्री नवागांव सत्याग्रह, पंडित सुंदरलाल शर्मा के अछूतोद्धार कार्यक्रम में विशेष ख्याति प्राप्त है। इन्होंने रायपुर में सतनामी आश्रम, सत्याग्रह आश्रम स्थापित किया, राजीव लोचन मंदिर में प्रवेश दिलाया। तो इस आधार पर इन्हें 2.5 अंक की प्राप्ति हुई है, जो कि बहुत अच्छे अंक है। 4 में से 2.5 इज वेरी गुड। तो इसमें और बेहतर किया जा सकता है, शब्दों को थोड़ा सा कम करके, थोड़े से बड़े वाक्यों को बढ़ा करके, बना करके। तो इस आधार पे इस प्रश्न को और अच्छे से अपन डील कर सकते हैं। लेकिन ये उत्तर बहुत ही अच्छा है, इससे ज्यादा अंक मिलने की उम्मीद मुझे कम ही है। बढ़ते हैं भाई अगले प्रश्न की दिशा में। अगला प्रश्न क्या कहता है, छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारण्यों के नाम लिखिए। सबसे पहले मैं आपको यहां पर इस प्रश्न को छोड़ करके एक विशिष्ट तथ्य पर टच करना चाहता हूं। इस अभ्यारण्य पर हमेशा हम अभ्यारण्य ऐसा लिखते हैं, यहां पर भी इन्होंने वैसा ही लिखा है, लेकिन अभ्यारण्य की सही स्पेलिंग बोले या सही तरीके से कैसा लिखा जाता है तो वो इस प्रकार लिखा जाता है, अभयारण्य, ना कि अभ्यारण्य। खैर इस पे चर्चा हिंदी वाले सर करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं इस प्रश्न पर कि पूछा क्या है। अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखना है, सीधा सीधा पूछा प्रश्न, नाम लिखना है। तो कैसे नाम लिखेंगे? तो सबसे पहले 3 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखेंगे, इंद्रावती, गुरु घासीदास, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। फिर छत्तीसगढ़ के अभ्यारण्यों के नाम लिखेंगे, सेमरसोद, बादलखोल, तमोर, पिंगला, बारनवापारा, गोमर्डा, सीता नदी, भोरमदेव, उदंती, भैरमगढ़, पामेड़, अचानकमार। इस प्रकार से हमने 11 अभ्यारण्यों के नाम लिखे और 3 राष्ट्रीय उद्यानों के भी नाम लिखे। उसके अलावा क्या किया, यहाँ पे एक छोटा सा नक्शा बना करके दर्शा भी दिया, क्योंकि यहाँ पे स्कोप कम था, नाम लिखने बोला है तो नाम तो कम जगह में आ गया। तो अपने को क्या बना देना था, नक्शा बना देना था, जिसमें इन्हें 4 में से 3 अंक की प्राप्ति हुई है, जो कि बहुत बेहतर अंक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की दिशा में। समेकित बाल विकास योजना का महत्व बताइए। तो यदि हम समेकित बाल विकास योजना के बारे में बात करें, जिसे ICDC इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के नाम से जाना जाता है, DS के नाम से, ICDS के नाम से, यह मुख्य तौर पे गर्भधारण की हुई महिला और उसके होने वाले बच्चे के स्वास्थ्य, पोषण आदि की सुरक्षा हेतु चलाया जाने वाला एक स्कीम है, एक कार्यक्रम, जिसमें किया क्या जाता है तो 6 प्रकार के टीके लगाए जाते हैं। मुख्य जो 6 टीके हैं वो यहां पर लगाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त क्या किया जाता है, तो इसके अतिरिक्त जो गर्भवती महिला है उसकी निरंतर स्वास्थ्य की जांच की जाती है और दवाइयां वितरित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त जो बच्चा अभी पैदा हुआ है 1 से लेकर के 3 साल तक का है, तथा माता जो है उन्हें पौष्टिक गर्म आहार की व्यवस्था इसी माध्यम से की जाती है। इसके अतिरिक्त जो 3 साल से अधिक हैं, 3 से 6 साल के बीच के बच्चे, उनके शाला से पहले शिक्षा जो होती है, जिसे हम प्ले स्कूल के नाम से जानते हैं, उस प्ले स्कूल के समान सुविधा देने का प्रयास यहां से किया जा रहा है। तो ये सारे के सारे उसके महत्व है कि 6 प्रकार के टीके लगाए जाते हैं, गर्भवती महिला के स्वास्थ्य की परीक्षण की जाती है और उसे दवाई वितरित किया जाता है। इसके अतिरिक्त माता और बच्चे के पोषण के लिए क्या किया जाता है, अच्छे से अच्छे खाने की चीजों की व्यवस्था की जाती है। तो हम देखते हैं कि एनीमिया की कमी आएगी, कुपोषण की कमी आएगी इस योजना के तहत। तो एनीमिया भी खत्म, कुपोषण भी खत्म। इस प्रकार से हम एक समीकृत विकास की नींव रख रहे हैं इस योजना के माध्यम से। किसके? छोटे बालक के और उसकी माता की। जच्चा बच्चा दोनों को सुरक्षित रखना है, स्वस्थ रखना है और उन्हें क्या करना है भाई, बेहतर जीवन जीने के लिए सारी की सारी सुविधाएं उपलब्ध कराना है, जो सरकार के द्वारा की जा सके। तो आइए देखते हैं इन्होंने क्या लिखा। समेकित बाल विकास योजना आंगनबाड़ियों के माध्यम से चलाई जा रही योजना है, बिल्कुल सही, जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य एवं बच्चे की शिक्षा के प्रयास किए जाते हैं। महत्व: अनेक राज्य प्रवर्तित योजनाओं का संचालन ICDS के माध्यम से किया जाता है। गर्भवती माताओं और बच्चों को कुपोषण और एनीमिया से मुक्त करने हेतु गर्म भोजन की उपलब्धता, बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा के माध्यम से कुपोषण से बचाया जाने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जिन तथ्यों पे अपन ने चर्चा की, लगभग वो तथ्य इन्होंने शामिल किए हैं और उसमें इन्हें 2.5 अंकों की प्राप्ति हुई है, जो कि एक बेहतर अंक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की दिशा में और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है।
अगला प्रश्न है रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित गुफाओं का वर्णन कीजिए। तो क्या करना है, हमें वर्णन करना है। किसका वर्णन करना है? गुफाओं का वर्णन करना है। मुख्य तौर पे रामगढ़ की पहाड़ी जिसकी खोज कर्नल आउसले ने की थी। किसने की थी? रामगढ़ की खोज कर्नल आउसले ने की थी। वहां पर मुख्य तौर पे सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा, जोगीमारा और हथपोल और सारासोर, इस प्रकार से 4 या 5 गुफाएं मुख्य तौर पे हम देख पाते हैं। कहां पर? रामगढ़ की पहाड़ी। रामगढ़ की पहाड़ी जिसे स्वर्ग का प्रवेश द्वार भी कहा है, किसने? कालिदास ने। तो उस स्वर्ग के प्रवेश द्वार में ये सारी की सारी गुफाएं स्थित है, जिसमें से पहली गुफा है सीता बेंगरा की गुफा। सीता बेंगरा की गुफा में देवदासी, सूतनुका और देवदत्त की प्रणय गाथा वृत्त चित्र में वर्णित है। तो यहां पर उकेरी गई है भाई, क्या चीज उकेरा गया है? तो देवदासी, सूतनुका और देवदत्त की प्रणय गाथा वहां पे उकेरी गई है, जहां पर विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला, विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला भी स्थित है। तो याद रखेंगे, पहला इन 3 पॉइंट को लिख लेंगे कि सीता बेंगरा में देवदासी, सूतनुका और देवदत्त की प्रणय गाथा उकेरी गई है तथा यहां पर विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला है। अगला पॉइंट है लक्ष्मण बेंगरा। तो लक्ष्मण बेंगरा भी यहां पर स्थित एक गुफा है जिसका संबंध रामायण काल से बताया जाता है। एक जनश्रुति के अनुसार रामायण काल में लक्ष्मण जी के निवास करने के लिए इस गुफा का निर्माण किया गया था, ऐसा कहा जाता है। अगला है जोगीमारा गुफा। तो जोगीमारा गुफा जिसे छत्तीसगढ़ के अजंता एलोरा के नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? छत्तीसगढ़ के अजंता एलोरा के नाम से जाना जाता है, जहां पे अशोक के पाली भाषा और ब्राह्मी लिपि में खुदे हुए अभिलेख की प्राप्ति हुई तथा इसे भी रामायण काल से जोड़ा जाता है जनश्रुतियों के अनुसार। अगला है हथपोल गुफा। तो हथपोल गुफा भी यहां पे स्थित है। और सारासोर गुफा, सारासोर गुफा खड़का और बरात राक्षस, खड़का और बरात राक्षस के लिए बनाई गई एक गुफा थी। तो वहां पर युद्ध वगैरह हुआ था, राम जी जब आए थे तो थोड़ा सा युद्ध वगैरह हुआ था, जिस कारण इस गुफा का निर्माण हुआ था। तो इतनी सारी चीजों को अपने को यहां पे डिटेल में लिख देना है। 4 या 5 लाइन ही है जिसमें ये सारे के सारे तथ्य हमारे आ जाएंगे। तो इन्होंने क्या लिखा है देखते हैं। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में स्थित रामगढ़ की पहाड़ी राम वनगमन पथ के अंतर्गत शामिल की गई है। वेरी गुड। इसकी विशेषता सीता बेंगरा, इस गुफा में मौर्यकालीन पाली भाषा का अंकन मिला है जिसमें देवदासी, सूतनुका और देवदीन का वर्णन। जोगीमारा, यह विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला है। लक्ष्मण बेंगरा, यह सीता बेंगरा के बाईं ओर स्थित गुफा है। हाथीपोल गुफा, यह पहाड़ी की तलहटी में स्थित है। 2.5 नंबर इन्हें 4 अंक में प्राप्त हुए हैं। थोड़े से तथ्य और सही होते तो इन्हें और नंबर मिले रहते। तथ्यों का थोड़ा सा मिश्रण हो गया है। जोगीमारा विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला, जबकि सीता बेंगरा विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की दिशा में। छत्तीसगढ़ शासन की नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी योजना, नरवा, गरवा, घुड़वा, बाड़ी योजना के बारे में लिखिए। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि छत्तीसगढ़ आदिकाल से ग्रामीण अर्थव्यवस्था रही है, तो उस ग्रामीण अर्थव्यवस्था को वापस से सुदृढ़ करने, उस अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के उद्देश्य से एक योजना की शुरुआत की गई है जिसे हम नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी, छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी, एला बचाना है संगवारी, इस टैग लाइन के साथ हम देखते हैं। तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं नरवा के ऊपर। तो नरवा का अर्थ होता है जल स्रोत, चाहे वो नाले के तौर पे हो, नदी के तौर पे हो, नहर के तौर पे हो, तालाब के तौर पे हो। इस प्रकार से छोटे छोटे जो गांव में रहने वाले जल स्रोत है उसे नरवा कहा जाता है। इस नरवा के माध्यम से छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कैसे सुदृढ़ किया जा सकता है? तो भाई नरवा अगर अच्छा होगा, विकसित होगा, तो सिंचाई के साधन भी उपयुक्त होंगे, और सिंचाई के साधन उपयुक्त होंगे तो सारी की सारी चीजें बहुत बेहतर तरीके से हो सकती है। फसल अच्छे से होगा, फसल अच्छा होगा तो किसान की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, और किसान की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तो हमारी अर्थव्यवस्था में भी बूम आएगा। तो इस प्रकार नरवा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इन्होंने क्या लिखा नरवा के बारे में? नरवा योजना का लक्ष्य है जल संसाधनों तक कृषकों की पहुंच बनाना। राज्य सरकार कैंपा द्वारा दी गई राशि का प्रयोग अधोसंरचना का विकास करने के लिए कर रही है। तो नरवा के बारे में इन्होंने भी बेहतर तरीके से बताया। अब बढ़ते हैं गरवा। गरवा से तात्पर्य है गौधन से। तो आप सभी को पता है न केवल गौधन हमारी माता के समान है, और भी जानवर जिसे हम पालते हैं वो सारे के सारे हमारे घर के हिस्से होते हैं। तो उन सारे के सारे जानवरों को क्या करना है? बेहतर तरीके से जीवन प्रदान करना है, जिससे वो हमारे भी काम आ सके और उनके भी काम आ सके। तो गरुआ मुख्य तौर पे गौ संरक्षण से संबंधित एक अवधारणा है, जिसके लिए गांव गांव में गौठान बनाया जा रहा है, जहां पे गाय भटके मत और उन्हें सारी की सारी चीजें, चाहे वो खाने के लिए घास हो, पीने के लिए पानी हो और गोबर करने के लिए भी स्थान हो, वो कहां पर उपयुक्त हो जाए,
तो हमारे गौठानों में, जिससे बाहर सड़कों पे अलग अलग जगह पर गोबर पड़ा हुआ ना मिले। और इसे ही जोड़ते हुए क्या कर दिया गया, गोबरधन योजना की भी निर्माण कर दी गई है। गोबरधन योजना के माध्यम से गोबर गैस बनाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त गोधन न्याय योजना भी शुरुआत की गई है, जिससे गोबर की खरीदी करके खाद बनाया जा रहा है। वो भी इसी योजना के एक छोटे से पार्ट के तौर पर हम देख सकते हैं। अगला इन्होंने लिखा क्या है, गरवा, गौवंशी पशुओं की सुरक्षा तथा उनके नस्लों में सुधार हेतु ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण। अगला है घुरवा। आप सभी देखते हैं कि हमारे घर में, गांव में क्या होता है, घर के पीछे एक ऐसा स्थान होता है जहां पर हमें हमारे बचे हुए अपशिष्ट पदार्थ जो है उन्हें ले जाकर के एकत्रित किया जाता है, और वहां पर एकत्रित होकर के वो सड़ करके क्या बन जाते हैं, खाद बन जाते हैं। और खाद बनने के पश्चात उसका उपयोग हम अपने खेतों में एक जैविक खाद के तौर पे करते हैं, जिससे रासायनिक खाद की आवश्यकता कम पड़ती है और जैविक खाद में ही हम क्या उत्पादन को बढ़ा लेते हैं। तो आइए देखते हैं इन्होंने लिखा क्या, घुरवा, जैविक अपशिष्टों का प्रयोग कर जैविक कृषि को बढ़ावा देना, इस हेतु गोधन न्याय योजना से प्रारंभ। तो इन्होंने उसी सारे तथ्यों पर चर्चा की। अगला है बाड़ी। बारी या बाड़ी, घर के पीछे हमारे यहां हमेशा बाड़ी रहता आया है और आज भी बाड़ी रहता है, लेकिन बाड़ी की प्रासंगिकता कुछ समय के लिए कम हो गई थी। उसे प्रासंगिक बनाने के लिए नरवा, गरवा, घुरवा के साथ बाड़ी भी जोड़ा गया, जिसके तहत हम क्या कर सकते हैं, बाड़ियों में फल उगा सकते हैं, सब्जी उगा सकते हैं, जिसका उपयोग हम अपने घर में कर सकते हैं, साथ ही साथ उसे बेच करके आर्थिक लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इन्होंने लिखा क्या है, ये देखते हैं। जैविक खेती के माध्यम से सब्जियों का उत्पादन कर जन स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाना, बाड़ी निर्माण हेतु 10,000 रुपए की सहायता राशि दी जाती है। वेरी गुड, इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। इस प्रश्न में उन्हें कितने अंकों की प्राप्ति हुई है, तो उन्हें 4.5 अंकों की प्राप्ति हुई है 8 अंक में से, जो कि बहुत अच्छे अंक है। तो इसमें और कुछ बेहतर करने की संभावना नहीं दिखती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की दिशा में। अगला प्रश्न क्या है, छत्तीसगढ़ के किसी एक संरक्षित पुरातात्विक स्मारक का वर्णन कीजिए। स्थल, स्मारक और स्थल लिखा है, तो स्थल में बहुत सारे स्थल भी आ सकते हैं, जैसे डीपाडी आ सकता है, पचराही आ सकता है, सिरपुर आ सकता है, भोरमदेव आ सकता है। तो इस प्रकार के स्थलों को हमने को लिखना था। इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने सिरपुर के बारे में लिखा है। तो आइए सिरपुर के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लें। महानदी के तट पर स्थित सिरपुर, यहां पर उत्खनन के माध्यम से शैव मत के प्रतीक के तौर पर एक मंदिर की प्राप्ति हुई है, जिसे हम गंधेश्वर महादेव के मंदिर के नाम से जानते हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम यहां पर देखें सिरपुर को, सिरपुर के आयाम यदि हम निकालना चाहें तो पहला आयाम यह निकल सकता है कि यह एक तटीय शहर है जो कि महानदी के तट पर स्थित है। यहां पर पुरातात्विक उत्खनन के माध्यम से गंधेश्वर महादेव के मंदिर की प्राप्ति हुई, जहां से निरंतर तुलसी की गंध आती है, और तुलसी की गंध आने के कारण इस मंदिर को गंधेश्वर महादेव का मंदिर कहा जाता है। इसे प्राचीन काल में, महाभारत काल में चित्रांगदपुर के नाम से जाना जाता था। क्यों? क्योंकि यहाँ की राजकुमारी चित्रांगदा थी, जिसका विवाह अर्जुन के साथ हुआ था। इसके अतिरिक्त इसे श्रीपुर के नाम से भी जाना जाता था। इसकी जानकारी हमें हेन सांग के यात्रा वृत्तांत से मिलती है, सी यूकी से। ठीक 639 ईस्वी में ये भाई साहब आए थे यहाँ, और इन्होंने पूरी की पूरी यात्रा का वृत्तांत लिखा था। इसके अतिरिक्त यदि हम बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म के अवदान शतक और हेन सांग के यात्रा वृत्तांत सी यूकी से पता चलता है कि यहां पर गौतम बुद्ध जी का आगमन हुआ था और उन्होंने 3 माह तक यहां पे निवास किया था। इसके अतिरिक्त यहां पर बहुत सारे विहार पाए गए हैं, जिसमें से बौद्ध विहार पहला, स्वास्तिक विहार, आनंद प्रभु कुटी विहार और तीवरदेव विहार, और 5 मंजिला संघाराम, नागार्जुन के लिए जो बनाया गया था 5 मंजिला संघाराम, उसके साक्ष्यों की भी प्राप्ति हुई है। कहां से? यहां से। इसके अतिरिक्त यहां पर एक पुरातात्विक स्थल है सुरंग टीला। इतने सारी चीजों को अपने को कोट करके क्या लिखना है, एक बेहतर उत्तर लिखना है। तो ये पूरा का पूरा जो सिरपुर है, अच्छा यहां पे एक तथ्य छूट रहा है, वो है लक्ष्मण मंदिर और राम मंदिर। ये भी हमें पुरातात्विक उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। मुख्य तौर पर देखा जाए तो ये जो लक्ष्मण मंदिर है, ये लाल ईंटों से निर्मित मंदिर है, जो कि नागर शैली के उत्कृष्ट कला का प्रमाण है। यहां पर गारे व गुड़ से जोड़ाई की गई है। इसके अतिरिक्त बाह्य दीवारों पर गंगा व जमुना का अंकन किया गया है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये जो सिरपुर है, ये एक बहुत बड़ा पुरातात्विक स्थल है, जो कि कहां पे बसा हुआ है, महानदी के तट पर बसा हुआ है। यहां से पुरातात्विक उत्खननों के माध्यम से गंधेश्वर महादेव, बौद्ध विहार, स्वास्तिक विहार, आनंद प्रभु कुटी विहार, तीवरदेव विहार, 5 मंजिला संघाराम, सुरंग टीला आदि की प्राप्ति हुई है। तथा यहाँ पे लक्ष्मण मंदिर और राम मंदिर भी प्राचीन काल में था, जो भी उत्खननों के माध्यम से प्राप्त हुआ है। तो आइए देखते हैं इन्होंने लिखा क्या है। इन्होंने लिखा सिरपुर, सिरपुर छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में स्थित महानदी के तट पर स्थित सिरपुर ऐतिहासिक
महत्व का नगर। इसकी खुदाई इतने इतने और इतने इतने में अरुण शर्मा जी के नेतृत्व में की गई। विशेषता, इस स्थल से प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर की प्राप्ति हुई है। पांडुवंशी बालार्जुन की माता वाष्टा देवी ने निर्माण करवाया था। मंदिर राज्य का संरक्षित सूची में सूचीबद्ध है। मंदिर का शीर्ष भग्न है किंतु दीवारें सुरक्षित है। सिरपुर का मंदिर लाल ईंटों से बना है। यह नागर शैली के मंदिर का उदाहरण है। मंदिर के अंदर प्रतिमा का वैष्णव प्रतिमा है, काले पत्थर से निर्मित है। मंदिर के दीवारों पर विभिन्न कलाकृतियां चित्रित है, नरसिंह वराह आदि। सिरपुर में बौद्ध विहार और सुरंग टीला भी प्राप्त हुआ है। सिरपुर एकल सांस्कृतिक अनुक्रम को प्रदर्शित करता है। तो इन्होंने बहुत अच्छा उत्तर लिखा है जिसमें इन्हें 4.5 अंक की प्राप्ति हुई है। तो और कुछ बेहतर नहीं किया जा सकता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की दिशा में, जहां पे लिखा है युवा गृह से आप क्या समझते हैं? घोटुल के सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्व पर प्रकाश डालिए। तो हम देखते हैं कि जो युवा गृह होता है, युवा गृह जिसे जर्मनी में जुगालेम्स हाउस के नाम से जाना जाता है, यह बेसिकली क्या है? तो बेसिकली युवक युवतियों के मनोरंजन का साधन। लेकिन मनोरंजन के साथ साथ यहां पर उनकी सामाजिक आर्थिक शिक्षा भी ग्रहण की जा सकती है। मतलब उनके द्वारा सामाजिक आर्थिक शिक्षा प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण स्थान कौन सा है? घोटुल या युवा गृह। युवा गृह भिन्न भिन्न जनजातियों में भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। कहीं पे एक लिंगीय है, कहीं पे बहुलिंगीय है, कहीं पे दिन में संचालित होते हैं, कहीं पे अलग अलग समय पे संचालित किया जाता है। तो युवा गृह के बारे में एक शॉर्ट में अपने को लेख लिखना है। सबसे पहला प्रश्न तो यही है, आप क्या समझते हैं? तो 4-5 लाइनों में एक लेख लिखेंगे। उसके बाद घोटुल के सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व पर प्रकाश डालेंगे। तो इन्होंने क्या लिखा? आदिम जनजातियों में प्रचलित संस्था है जहां युवाओं को सामाजिक आर्थिक शिक्षा प्रदान की जाती है। घोटुल मुरिया जनजाति से संबंधित युवा गृह है जो एक लिंगीय होता है। अबुझमाड़ियों का युवा गृह द्विलिंगीय होता है, अर्थात युवक युवतियां दिन में जाकर रात में वापस चले जाते हैं। सामाजिक महत्व, युवाओं की आर्थिक सामाजिक शिक्षण का स्थल होता है। यहाँ समाजीकरण की प्रक्रिया से युवक को समाज के विभिन्न कृतियों से अवगत कराया जाता है, उत्तरदायित्वों का ज्ञान कराया जाता है। यह जीवन साथी के चयन में सहायक होता है। सांस्कृतिक महत्व, घोटुल मुरिया जनजाति की संस्कृति को संस्कृति का वाहक है, संस्कृतियों के हस्तांतरण का माध्यम है, यह सामाजिक संगठन को मजबूत करने का आधार है। तो इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है और इन्हें कितने अंक की प्राप्ति हुई? 4.5 अंक की। यहां पर मैं आपको यही प्रश्न जो है घोटुल वाला प्रश्न, उसका एक और उत्तर आरटीआई से निकाला हुआ दिखाता हूं जिससे हम समझ जाएंगे कि दोनों में क्या अंतर है। तो यहां पर अगेन वो प्रश्न आ गया कि युवा गृह से आप क्या समझते हैं? घोटुल के सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्व पर प्रकाश डालिए। तो इन्होंने लिखा युवा गृह का तात्पर्य कुमारी कन्या, कुंवारे लड़कों का स्थान। यह जुगालेम्स हाउस से बना शब्द है जिसका अर्थ होता है शिक्षा का घर। जनजातियों में युवा गृह का प्रचलन है। जोड़े रखती है, किससे जोड़े रखती है? समाज से जोड़े रखती है। घोटुल मुरिया जनजाति का युवा गृह है। यह गोटुल का अपभ्रंश है। गोटुल का अर्थ देवता का घर होता है। घोटुल मुरिया जनजाति का सांस्कृतिक केंद्र है जहां मुरिया जनजाति के युवा लड़के लड़कियां अपने सामाजिक सांस्कृतिक रस्मों रिवाजों को जानते हैं। ठीक, इसके बाद इन्होंने लिखा सीखते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करते हैं। घोटुल का उद्देश्य क्या है? तो घोटुल का उद्देश्य क्या है? तो सबसे पहला सेवा भाव जागृत करना, जीवन साथी के चयन में सहायता प्राप्त करना और सामाजिक शिक्षा देना। तो सामाजिक शिक्षा देना, सेवा भाव जागृत करना, जीवन साथी के चुनाव में सहायता प्रदान करना। तो घोटुल मुरिया संस्कृति का केंद्र है। अब हम देख रहे हैं सांस्कृतिक महत्व। तो घोटुल मुरिया संस्कृति का केंद्र है लिंकोबेन देवता के प्रति समर्पण। समाज के सदस्य घोटुल से अपना अस्तित्व को बचाए रखने में सक्षम मानते हैं। घोटुल का मुरिया जनजाति के जीवन में अभिन्न हिस्सा है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कितने अच्छे से इस प्रश्न को दोनों व्यक्तियों ने डील किया और दोनों व्यक्तियों को अच्छे अच्छे अंक की प्राप्ति हुई है। तो सेवा भाव जागृत करना, जीवन साथी के चयन में सहायता प्राप्त करना और सामाजिक आर्थिक चीजों को ग्रहण करना, शिक्षा ग्रहण करना, ये आपका सामाजिक महत्व हो गया। अगर मैं सांस्कृतिक महत्व की बात करूं तो संस्कृति का संवहन एक माध्यम से दूसरे माध्यम में होता है। इसका मतलब मेरे जो पूर्वज है वो मुझे अपनी संस्कृति का संवहन कर रहे हैं, मुझे संस्कृति प्रदान कर रहे हैं जिससे मैं आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाऊंगा। तो ये सांस्कृतिक महत्व हो गया घोटुल। इसके अतिरिक्त जीवन साथी का चयन, ये भी संस्कृति से जुड़ा हुआ है कि भाई अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए हम अपने वंश को आगे बढ़ा रहे हैं। इस प्रकार की चीजें यहां पे आनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की दिशा में, जो है जनजातियों में प्रचलित अधिमान्य विवाहों का वर्णन कीजिए। क्या पूछा है? जनजातियों में प्रचलित अधिमान्य विवाह। ये इस प्रश्न को पढ़ते ही मेरे दिमाग में भी सबसे पहला जो उत्तर आया वो यही था कि हम क्या लिख दें? सेवा विवाह अर्थात लमसेना विवाह को लिख देते हैं, पोटा को लिख देते हैं, पाटो को लिख देते हैं, चरगिया विवाह को लिख देते हैं, पेडुल को लिख देते हैं, पैठुल को लिख देते हैं, चढ़ को लिख देते हैं, पठौनी को लिख देते हैं, तिर विवाह को लिख देते हैं। ये सारे के सारे इस उत्तर में नहीं आएंगे। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आपके सामने उपस्थित 2 कॉपीज बोल रहे हैं जिसमें नंबर बहुत कम मिले हैं।
एक कॉपी में तो पूरा का पूरा विवाह को काट दिया गया है, केवल एक विवाह को छोड़ करके, जिसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो अधिमान्य विवाह होता क्या है, सबसे पहले तो ये जानने योग्य बात है। तो अधिमान्य विवाह ऐसे विवाह को कहा जाता है जो स्पेशल सर्कमस्टेंसेज में अलाउ किए जाते हैं। विशेष परिस्थितियों में अलाउ किया जाने वाला विवाह ही क्या कहलाता है, अधिमान्य विवाह। जबकि हम क्या समझते हैं, सर्वमान्य विवाह को अधिमान्य विवाह समझते हैं, अर्थात सभी के द्वारा स्वीकृत विवाह को हम अधिमान्य विवाह सोच रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये क्या है, अधिमान्य विवाह, विशेष परिस्थिति। छत्तीसगढ़ में विशेष परिस्थिति कैसे बनी, तो दूध लौटावा विवाह, ममेरे फुफेरे भाई बहनों के बीच ही विवाह हो जा रहा है गोड़ जनजाति में, उसे हम किस विवाह के नाम से जानते हैं, गोड़ जनजाति के दूध लौटावा विवाह के तौर पे। यह एक अधिमान्य विवाह है। तो छत्तीसगढ़ में हम एक विवाह देख पाते हैं जो कि अधिमान्य विवाह के तौर पर प्रचलित है, जिसे हम दूध लौटावा विवाह के नाम से जानते हैं। तो आइए देखा जाए कि और क्या क्या विवाह दूध लौटावा विवाह में हो सकता है। तो एक है साली विवाह और एक है देवर विवाह। यदि साली विवाह की बात की जाए तो समकालिक साली विवाह, समकालिक शाली विवाह और एक प्रकार का शाली विवाह होता है, जिसमें समकालिक शादी विवाह में पत्नी जीवित है फिर भी उसकी छोटी बहन के साथ शादी कर रहे हैं, तो वो कैसा विवाह होगा, समकालिक विवाह। दूसरा विवाह कैसा है, तो दूसरे विवाह में हम देखते हैं कि पत्नी की मृत्यु हो गई, तो पत्नी की मृत्यु होने के बाद उसकी छोटी बहन से अगर विवाह किया जा रहा है तो वो कैसा विवाह रहेगा, द्वितीय प्रकार का शाली विवाह रहेगा। हम देख रहे थे दूसरा, तो दूसरा है सीमित शाली विवाह। सीमित शाली विवाह क्या होता है, तो सीमित शाली विवाह ऐसा शाली विवाह जिसमें पत्नी की मृत्यु के बाद उसकी बहन के साथ शादी की जाती है। अगला है देवर विवाह। देवर विवाह तीन प्रकार के होते हैं, पहला है कनिष्ठ विवाह, दूसरा ज्येष्ठ विवाह और तीसरा पूर्णतः। तो कनिष्ठ देवर विवाह, ज्येष्ठ देवर विवाह और पूर्णतः देवर विवाह। कनिष्ठ देवर विवाह की बात की जाए तो ऐसा विवाह जिसमें पति की मृत्यु के पश्चात, पति के मृत्यु के पश्चात उसका छोटा भाई उसकी पत्नी से विवाह करता है, उसे हम कनिष्ठ देवर विवाह के नाम से जानते हैं। तो पहला ये क्लियर कि पत्नी की मृत्यु के पश्चात जो पति का छोटा भाई है वो किसके साथ विवाह कर लेता है, अपनी भाभी के साथ विवाह कर लेता है, उसे हम कनिष्ठ देवर विवाह के नाम से जाने। ज्येष्ठ देवर विवाह, तो ज्येष्ठ देवर विवाह में यदि कोई बड़ा भाई किसी लड़की के साथ विवाह करके उसको लाता है तो उसके जितने भी भाई होंगे, 4 भाई हो 5 भाई हो, उन सभी की पत्नी कौन बन जाएगी, वो जो लाई गई बालिका। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक व्यक्ति के ने विवाह किया और सारे के सारे लोग उसे पत्नी की तरह ट्रीट कर रहे हैं, वो कौन सा विवाह रहेगा, ज्येष्ठ विवाह, ज्येष्ठ देवर विवाह। अगला पूर्णतः देवर विवाह। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति की शादी किसी महिला के साथ होती है तो उसका जो छोटा भाई है वो उसका पति बनने योग्य रहेगा, अर्थात उसका उत्तराधिकारी रहेगा। तो उसे पता ही है कि आगे चल करके यदि किसी की मृत्यु होती है, अर्थात मेरे बड़े भाई की मृत्यु होती है, नहीं भी होती है, तो उस स्थिति में भी मेरा विवाह किसके साथ होगा, उस बालिका के साथ होगा। इसलिए वह शुरुआत से अपने भाई के जीवित रहते में ही ऐसे संबंध स्थापित करता है कि वो पति पत्नी के तौर पे रहते हैं। तो इस प्रकार हमें इन सारी चीजों को यहां पे डील करना था, जिसमें शाली विवाह, समकालिक शाली विवाह, सीमित शाली विवाह, देवर विवाह, कनिष्ठ देवर विवाह, ज्येष्ठ देवर विवाह और पूर्णतः देवर विवाह के बारे में हमें चर्चा करनी थी। और छत्तीसगढ़ के बारे में एक एग्जाम्पल दे सकते थे, दूध लौटावा विवाह। चूंकि यहाँ पे पर्टिकुलर लिखा नहीं है कि छत्तीसगढ़ में जनजातियों में प्रचलित अधिमान्य विवाहों का वर्णन कीजिए, सीधा सीधा लिखा है जनजातियों में प्रचलित अधिमान्य विवाह, तो हम इन सारी चीजों को लिख देते। अब आइए देखते हैं इन्होंने क्या लिखा। तो इन्होंने गुरावट विवाह के बारे में लिखा, लमसेना विवाह के बारे में लिखा, चढ़ विवाह, पठौनी विवाह, अरुतो, पायसोतुर, हल्दी पानी, पैठुल, पेढुल, उड़रिया। इन्हें 5 अंक मिले हैं, लेकिन ये अंक उस चीज को लिखने पर मिलने चाहिए थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दूसरी जो कॉपी है उसमें केवल और केवल 2 अंक दिए गए हैं, इनसे ज्यादा तथ्य लिखने के बाद भी। जहां पे हम देखते हैं पेडुल विवाह तो काट दिया भाई, सामान्य विवाह को उसने अधिमान्य विवाह नहीं माना है। इसके बाद अपहरण विवाह काट दिया गया है, सेवा विवाह काट दिया गया है, गंधर्व विवाह काट दिया गया है, विनिमय विवाह काट दिया गया है, हट विवाह को भी काट दिया गया है, विधवा विवाह इसे नहीं काटा गया है, तीर विवाह इसे भी नहीं काटा गया है, दूध लौटावा विवाह में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे राइट का निशान है, और चढ़ विवाह को भी काट दिया गया। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि 1-2 तथ्यों पर ही इन्हें 2 अंकों की प्राप्ति हुई है, बाकी सारे पोर्शन को ऐसे करके काट दिया गया है। तो इस आधार पर 2 अंकों की प्राप्ति। तो अब आपको समझ आ गया होगा दोनों कॉपियों के कंपैरिजन से कि पूछा क्या था। तो पूछा यह था कि अधिमान्य विवाहों को बताना है, ऐसे विवाह जो विशेष परिस्थिति में क्या किए गए हैं, स्वीकृत किए गए हैं, ना कि ऐसे विवाह जो सदैव होते हैं। सर्वमान्य विवाह के बारे में नहीं पूछा है। आशा करता हूं आप सभी को यह वीडियो भी पसंद आएगा और हमारे द्वारा एनालिसिस सीरीज है वो आप सभी को भा रही होगी। आगे भी हम ऐसे ही सीरीज के वीडियो लेकर के आएंगे, आप सभी को अच्छे अंक
प्राप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।